नमस्कार साथियों, एकलव्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मित्रों। आप सबने थंबनेल देख लिया होगा मित्रों। आज हम एक नए विषय के साथ में आपके साथ में उपस्थित हुआ हूं मैं। विज्ञान जो चतुर्श्रेणी सिलेबस के अंदर आपके 10 नंबर की है, 5 क्वेश्चन 10 नंबर की कुछ है। इसमें 3 पोर्शन है मित्रों आपके। एक जीव विज्ञान है, एक रसायन विज्ञान है और एक भौतिक विज्ञान। तो आज हमारी क्लास नंबर फर्स्ट मैराथन क्लास जो आई है उसमें अपन जीव विज्ञान की बात करेंगे। इसके बाद में क्लास नंबर 2 में जो भी अपना सिलेबस बचेगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप सब देखते रहोगे, साथ साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन, पीवाई के क्वेश्चन के साथ में नए फैक्ट आपको दूंगा मित्रों, और उन्हीं फैक्टों के इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहेगी, है ना। और मुझे लगता है कि इन्हीं क्लास 2 मैराथन क्लास के अंदर ही आपके जो परीक्षा के अंदर चतुर्श्रेणी में आएंगे प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न वो यहीं से मिल जाएंगे, ये उम्मीद है मित्रों, है ना। तो आप सब जुड़े रहिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करना है मित्रों, है ना। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे विज्ञान की बात कर रहे हैं मित्रों। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे विज्ञान की, और विज्ञान की जो अपन पास शाखा है, आज हम देख रहे हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान की बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, एक बार यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप। अपन देख रहे हैं यहाँ पे जीव विज्ञान, तो चतुर्श्रेणी के अंदर जीव विज्ञान है, उसकी अपन क्लास ले रहे हैं मित्रों। इसके बाद में जो क्लास आएगी हमारी वो रसायन विज्ञान की धातु अधातु, इसके बाद में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो हमारे कौन से विज्ञान है, भौतिक विज्ञान। इनकी 2 क्लास नंबर 2 मैराथन नंबर 2 हमारे इनके रहेंगे, है ना। पूरा सिलेबस अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। बात कर रहे हैं मित्रों जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान है अपन, वो 2 प्रकार की, एक ही अध्ययन में अपन 2 विषय पढ़ते हैं। एक तो बात करें अपन प्राणी विज्ञान, इसके बाद बात करें एक अपन देखते हैं वनस्पतियों का अध्ययन, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। देखो, कभी कभी ऊपर की जानकारी हमको होनी चाहिए। विज्ञान हमारे आसपास के सुव्यवस्थित ज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है मित्रों, है ना। विज्ञान, जीव विज्ञान की 2 शाखा है, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, देखिएगा मित्रों, प्राणी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? प्राणी विज्ञान का जनक मित्रों किसको कहा जाता है? अरस्तु महोदय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। इन्हीं अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक भी किनको कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं मित्रों? अरस्तु को। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफेस्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफेस्टस को कहा जाता है, और इनको वनस्पति विज्ञान का जनक। ये तो हो गई ऊपर की जानकारी मित्रों हमारे। अब बात करें तो जीव विज्ञान के 2-3 टॉपिक हमारे सिलेबस में थे। एक तंत्र है, इसके बाद में एक हमारे मानव संरचना, जिसमें कोशिका और उसकी अंग है, उनके बारे में जानकारी हमको, एक मानव रोग है। 3 टॉपिक हमारे मित्रों किसमें है? जीव विज्ञान के। तो उसके कुछ क्वेश्चन के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पे बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखने के बाद में इसका आंसर आप बताइए। कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत हो मित्रों तो उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, सर यहाँ पर हमको किसी प्रकार की दिक्कत है। देखिएगा, कोशिका का शक्ति ग्रह बात करें अपन यहाँ पे, कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति स्रोत होता है। देखिएगा, ये हमारे सामने ऑप्शन है। बात कर रहे हैं अपन कोशिका, और कोशिका के शक्ति ग्रह, कोशिका की बात करें, शक्ति ग्रह की बात करें, कोशिका का शक्ति ग्रह
या शक्ति स्रोत या कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा मित्रों कि इसका पावर हाउस किसको कहा जाता है, हमारे किसको कहते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहेंगे अपन? माइटोकॉन्ड्रिया। अपन कुछ जानकारी माइटोकॉन्ड्रिया की देखेंगे। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत कहते हैं या पावर हाउस कहा जाता है। देखिएगा मित्रों, बात करेंगे अपन यहाँ पे इसकी बात करेंगे, यहाँ अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है मित्रों, इसका मूल नाम सूत्रकणिका है। क्या नाम है इसका मूल नाम? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसको बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है आल्टमैन। आल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा है मित्रों? बायोप्लास्ट भी किसको कहा जाता है? बायोप्लास्ट किसको कहा जाता है? बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो मैं लिख रहा हूं मित्रों यहाँ पे, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? उपनाम है। क्या है? उपनाम। देखिएगा मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक स्पेशल प्रकार का हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है। मांसपेशियों के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मांसपेशियों में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, मांसपेशियों में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? स्पेशल इसका नाम है। तो मांसपेशियों में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको क्या कहा जाता है? सार्कोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सार्कोसिस। और यह नाम किसने दिया है? तो यह नाम दिया है हमारे कोलिकर ने। किसने दिया है? कोलिकर नाम का व्यक्ति। देखिएगा मित्रों, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया का प्रश्न आएगा उस समय आपके सामने ये 3-4 ऑप्शन एक साथ में आएंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। ये आएगा क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूजन पड़ेगा। देखिएगा, बात करते हैं अपन यहाँ पे, अपन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। इसको ऑल्टमैन नाम के व्यक्ति ने बायोप्लास्ट कहा है। यह हमारे मांसपेशियों के अंदर उपस्थित, हमारे मांसपेशियों के अंदर उपस्थित होने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो सार्कोसिस कहते हैं। ठीक है मित्रों, और ये किसने कहा है? ये किसने खोज की? इसकी कोलिकर ने की। ठीक है, चलो आगे बात करें अपन यहाँ पे। अभी यहाँ पर देख रहे हैं अपन शक्ति स्रोत की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है हमारे शरीर में? देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में क्या काम करता है कि एक एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है और यह ग्लूकोज में तोड़ता है और इससे हमको क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा या इससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना है। एटीपी है, एटीपी जो हमारी ऊर्जा संचित रहती है उसको तोड़ता है। तो यहाँ पर एक क्रिया होती है, उसको कहते हैं मित्रों ऑक्सीशोषण। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीशोषण। तो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि ऑक्सीशोषण नाम की क्रिया किसमें होती है? तो बात करें अपन यहाँ पे, इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें अपन यहाँ पे, तो देखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर एक शोषण होता है जिसका नाम है ऑक्सीशोषण, और इसी के अंदर एक चक्र चलता है जिसका नाम है कैप्स चक्र। कौन सा चक्र चलता है? कैप्स चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है ऊपर कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहा जाता है। बायोप्लास्ट उसको किसने कहा है? आल्टमैन ने कहा। सार्कोसिस किसने कहा है? तो कोलिकर ने कहा है। मांसपेशियों में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को विशेषकर क्या कहा जाता है? सार्कोसिस। या एटीपी से क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इसके बीच की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीशोषण। और ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, तो क्या होता है मित्रों? कैप्स चक्र, और इसमें क्या होता है? ऑक्सीशोषण। और बात करें मित्रों तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक संरचना पाई जाती है विशेषकर, जिसका नाम है क्रिस्टी। क्या नाम है मित्रों? क्रिस्टी। देखिएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया देने वाला कौन? तो ऐसा प्रश्न पूछेगा मित्रों। देखिएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण करने वाला कौन था? तो एक व्यक्ति जिसका नाम था सी बेंडा। क्या नाम है मित्रों? सी बेंडा। देखिएगा, सी बेंडा ने इसका नाम दिया और इसका नाम सूत्रकणिका है। आप स्क्रीनशॉट भी मित्रों इसका ले सकते हैं। तो अब मुझे बताओ आप कि हमको यहाँ पर एटीपी को तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज से हमारे क्या मिलती है? हमको ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमारी कोशिका को ऊर्जा देने वाला कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्लियर मित्रों? चलो आगे बढ़ते अपन। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, आपको सबको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आगे देखिएगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन यहाँ पे कि प्रकंपित कोशिका मृत्यु, प्रोग्रामेटेड सेल डेथ के कोशिकी और
आणविक नियंत्रण सेल्युलर एंड मोल्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। क्या कहा जाता है? उत्तक्षय नहीं, ये नहीं कहेंगे। अभाषण ये भी नहीं कहा जाता। काल प्रभावन ये भी नहीं होता। मित्रों ये सब प्रश्न परीक्षा के अंदर कहीं न कहीं आए हुए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित कोशिका की मृत्यु और कोशिकी आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? एमोप्टोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एमोप्टोप्सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे चल रहे हैं मित्रों। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिएगा ये हमारे सामने एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये सब हमारे टॉपिक है वो मानव संरचना। मानव संरचना का, मानव का निर्माण ही कोशिका से होता है मित्रों। ठीक है, देखिएगा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि मानव की अगर जो बात करें, थोड़ा कोशिका के बारे में बताता। कोशिका क्या है मानव के अंदर? कोशिका एक हमारे शरीर की कैसी है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। मतलब हमको बात करें मित्रों तो एक मकान बनाना है अगर जो, तो मकान बनाने के लिए हमको ईंटों की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमारे शरीर का बिल्ड करना, शरीर बनाना है तो कौन बनाएगा? कोशिका बनाएगी। ठीक है, अब आप सबको पता होगा इस कोशिका के बारे में, आप सबको पहले से पता होगा मित्रों। तो देखिएगा इस कोशिका की बात करें, हमारे शरीर में सबसे पहले कोशिका की बात करें, एक व्यक्ति का नाम आपको याद होगा, जो हम छोटे थे पढ़ते थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का नाम याद होगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाला कौन था? तो ये व्यक्ति था मित्रों रॉबर्ट हुक, जिसने सबसे पहले एक कोशिका की खोज की थी। परंतु मित्रों बात करें तो ये एक मृत कोशिका की खोज की थी इसने। कौन सी कोशिका? मृत सेल्स की खोज किसने की थी? तो मृत सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने कब की थी मित्रों? तो कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। तो बात करें अपन यहाँ पे, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित सेल्स की खोज करने की बात करें अपन यहाँ पे, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी मित्रों। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने कब की थी? तो इसने मित्रों बात करें तो इसने 1674 ईस्वी में इसने की थी। ठीक है, तो बात करें अपन यहाँ पे ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? इसको कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किसको कहा जाता है? इसको। तो ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं? द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को। द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। मित्रों ध्यान से देखिएगा, ये कोशिका की ऊपर की जानकारी आप सबको पता होगा कि कोशिका दो प्रकार की, मतलब मृत कोशिका की खोज करने वाला रॉबर्ट हुक 1965 में हुई थी। इसके बाद बात करें जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, उसकी स्थापना, इसकी खोज कब की थी? 1674 ईस्वी में। ठीक है, द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है। और इसके बाद बात करें मित्रों अपन यहाँ पे कि और अगर जो आपको मैं जानकारी दूं मित्रों, तो सेल्स की बात करें अपन यहाँ पे। देखिएगा सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, कोशिका की बात करो तो हमको बात करें सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है? तो सबसे बड़ी सेल्स मित्रों कौन सी आप सबको पता है? चतुर्मुर्ग का अंडा है, वो कैसी कोशिका है? सबसे बड़ी है। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछ रहा है उसका देख करके आंसर देना पहले कि सबसे बड़ी सेल्स है। अगर जो बात करें कि सबसे छोटी सेल्स की बात कर रहा है, तो हमारी सबसे छोटी सेल कौन सी होगी? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होगी। वो कैसी होगी? सबसे छोटी। ये केवल क्या पूछा है कि सबसे बड़ी सेल्स और सबसे छोटी सेल पूछा। अगर जो ऐसा प्रश्न पूछे कि मानव की, यहाँ पे पूछे मित्रों कि मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है, अगर जो मानव की स्पेशल बात कर दी जाए, तो मानव की बात की जाए तो मानव में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होगी और सबसे छोटी सेल्स कौन सी होगी? तो बात करें मित्रों कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका होगी। कौन सी कोशिका होगी? अंड सेल्स, एक सेल्स होगी। और यहाँ पर कौन सी होगी? स्पर्म सेल्स होगी। कौन सी होगी? शुक्राणु कोशिका होगी। कौन सी होगी? शुक्राणु कोशिका मानव की सबसे छोटी कोशिका है। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? ये। कभी प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका, सीधा आंसर चतुर्मुर्ग का अंडा नहीं फेंकना है, तो देख लेना वो क्या पूछ रहा है, मानव पूछ रहा है कि ऐसे पूछ रहा है। ठीक है मित्रों, चलो ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है। अब अपन आते हैं यहाँ पे
अंतःप्रदवी जालिका अनुपस्थित होती है, समझ रहे हो। देखिएगा अंतःप्रदवी जालिका किसमें अनुपस्थित होती है, तो अंतःप्रदवी जालिका की बात करें यकृत कोशिका इसमें होती है, आरबीसी के अंदर भी होती है, पादप कोशिका प्लांट सेल इसमें नहीं होती, अंतःप्रदवी जालिका प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या बैठ जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इस अंतःप्रदवी जालिका के, ये आपको इतनी बात आपको समझ में आई होगी मित्रों, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका काम की चीज है कि सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की कौन सी जाति है, गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी होती है। माइकोप्लाज्मा बहुत सारे बच्चों को पता है, परंतु ये पीछे की स्पीशीज जाति इसको नहीं पता मित्रों, है ना। ठीक है, देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे अपन आगे। इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहूंगा इसमें। तो देखिएगा मित्रों, ये अंतःप्रदवी जालिका, इसको देखिएगा अंतःप्रदवी जालिका, देखिएगा कभी कभी ये हिंदी का नाम है, ये न दे करके इंग्लिश का पूछ लेता है। इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट टर्म में अपन ER कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मित्रों, ER। देखिएगा अंतःप्रदवी जालिका की पूरी बातें अपन यहाँ पे कर रहे हैं मित्रों। इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। किसने की थी मित्रों, इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, पोर्टर का। ठीक है, देखिएगा अंतःप्रदवी जालिका क्या काम करता है, अंतःप्रदवी जालिका का काम क्या है, कोशिका को आंतरिक सहायता देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, कोशिका को आंतरिक सहायता। ये परीक्षा में कितनी बार पूछा है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड तक परीक्षा में पूछा है कि कोशिका को आंतरिक सहायता कौन देता है। हमारे शरीर के अंदर हमारी आंतरिक सहायता कौन करता है, हम किसके बल पे खड़े हुए, हमारे पूरे कंकाल के ऊपर खड़े हुए मित्रों, है ना। तो इसलिए अगर जो पूछे हमको कि कोशिका का अंतःकंकाल किसको कहा जाता है, बात करें कोशिका का कंकाल किसको कहा जाता है, कोशिका का अंतःकंकाल किसको कहा जाता है, कोशिका का अंतःकंकाल किसको कहते हैं, तो किसको कहा जाता है, अंतःप्रदवी जालिका को कहेंगे। किसको कहेंगे मित्रों, अंतःप्रदवी जालिका को। ठीक है, अंतःकंकाल कहा जाता है। यह दो प्रकार के होता है, यह दो प्रकार की होती है मित्रों। कैसी, एक तो होती है खुरदरी, और एक होती है स्मूथ यानी कि चिकनी। कैसी होती है, चिकनी। आज बहुत नई नई वस्तुओं चीजें आपको फैक्ट पढ़ने मिलेंगे मित्रों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब क्लास के अंत तक बने रहिएगा। विज्ञान की एक सोच समझ विकसित आपके अंदर नई तरह से होगी। आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के अंदर क्लास मिलेगी मित्रों, है ना। क्योंकि विज्ञान के अंदर क्या होता है कि अपन जो हिंदी मीडियम में एक किसी भी चीज को पढ़ते उसके 3-3 नाम और होते हैं। तो वो क्या करता है कि हम अंतःप्रदवी जालिका पढ़ के जाते हैं और वो इस अंतःप्रदवी जालिका को नहीं देता और वहां पर इसके बारे में प्रश्न पूछता है और वहां पे ऑप्शन में लिखा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका का अंतःकंकाल किसको कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछेगा और वहां पर अंतःप्रदवी जालिका नहीं मिलेगा। तो जो आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे जिन्होंने साइंस को पहले पढ़ानी है बड़ी कक्षाओं में, तो वो विद्यार्थी उसको कंफ्यूज है कि यार मैं अंतःप्रदवी जालिका पढ़ के आया हूँ, वो तो है नहीं, पर उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमको बायलिंगुअल यहाँ पे चलना पड़ेगा, मतलब एक सब शब्दों का नाम वो हिंदी में पता होना चाहिए और इंग्लिश में पता होना चाहिए। ठीक है मित्रों, देखिएगा खुरदरी और चिकनी। देखिएगा एक खुरदरी होती है और एक चिकनी क्यों होती है, क्योंकि यह खुरदरी इसलिए होती है कि इसके ऊपर क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। और यहाँ पर राइबोसोम क्या होता है मित्रों, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता मतलब कैसे होती है, चिकनी होती है। देखिएगा जब जो राइबोसोम उपस्थित होता है तो मतलब ये क्या काम करती है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करती है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सी अंतःप्रदवी जालिका करती है, तो कौन सी करती है मित्रों, खुरदरी करती है। तो ये क्या काम करती है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है वो मित्रों बात करें तो वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है, वसा व कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है, संश्लेषण करती है। बात मेरी आप समझ चुके होंगे कि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, खुरदरी ER और चिकनी ER। ठीक है, रफ प्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ कहेंगे और इसको रफ कहेंगे। ठीक है, देखिएगा
तो यहाँ पर आंसर हमारा तो टिक कर दिया हमने, पर ये अंतःप्रदेश जालिका के बारे में है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, कोशिका का आंतरिक सहायता करती है, कोशिका का अंतकंगाल कहा जाता है। यह खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ स्मूथ इसलिए होती है राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और परंतु ये राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इस कारण किसका संश्लेषण करती है, वसा व कार्बोहाइड्रेट का। तो आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएंगे, आप आंसर टिक कर सकते हो अंतःप्रदेश जालिका का। क्लियर मित्रों? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़े अपन, आगे बात करूं। देखिएगा मित्रों, यहाँ पे देखिए खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका के साथ लगे होते हैं। अभी भी बताया खुरदरी के साथ में क्या राइबोसोम लगेगा? तो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, केंद्रिका नहीं, आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? राइबोसोम लगे होते हैं। कोई किसके साथ में? इसके साथ में। इसलिए ये कैसी होती है? खुरदरी ER होती है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते अपन। आपको उम्मीद करता हूं कि सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं मित्रों यहाँ पे इसकी राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राइबोसोम के संदर्भ में यहां बात कर रहे हैं अपन राइबोसोम। देखिएगा, राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन ये पूछ रहा है। ठीक है, इसकी खोज पेलाइड ने की थी। यह प्रोटीन व RNA से बना होता है, यह केंद्रिका में बनता है, यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात देखना मित्रों कि राइबोसोम होता है, ये जो राइबोसोम है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज मित्रों बात करें तो पेलाइड ने की थी। किसने की थी? पेलाइड। ठीक है, पेलाइड ने की थी। आगे बात करें तो इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण RNA प्लस किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। राइबोसोम की बात करें मित्रों तो यह सबसे छोटा कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? सबसे छोटा कोशिकांग है जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? ये है। ठीक है, और बात करें मित्रों अपन यहाँ पे कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है और एक कैसा होता है? 80S होता है। देखिएगा मित्रों, 70S और 80S। अब परीक्षा में हमको कैसे प्रश्न पूछता है? परीक्षा में हमको ऐसा प्रश्न पूछता है कि किस राइबोसोम की इकाइयां 50S है और 30S है। देखिएगा मित्रों, ये जो 70S और 80S है, ये जो है वो 50S और 30S से बना हुआ, मतलब इन दोनों उप इकाइयों को जोड़ेंगे तो SC होगा मित्रों, परंतु वो SC का निर्माण नहीं कर रही है। 50S और 30S राइबोसोम की दो इकाइयां जोड़ने पर 80S का निर्माण कभी नहीं करती है। वो किसका निर्माण करती है? 70S का। ठीक है मित्रों, देखिएगा बात कर रहे हैं यहाँ पे 80S का निर्माण। इसका निर्माण कौन करते हैं? तो इसका निर्माण की बात करें तो 60S और 40S नाम की दो उप इकाइयां होती हैं जो जुड़ करके मतलब किसका निर्माण करती है? 80S का निर्माण करती है। ठीक है, और यहाँ पर 50S और यहाँ पर क्या होगा? 30S। सर यहाँ पर S क्या है? तो S एक इकाई है जो कैसी इकाई है मित्रों? श्वेतवर्ग इकाई है। कैसी इकाई है? श्वेतवर्ग इकाई है, जिसको क्या कहते हैं? तो सेडिमेंशन कोफिशिएंट। सेडिमेंशन कोफिशिएंट किसको कहा जाता है? S जो एक इकाई है जो श्वेतवर्ग है, मतलब ये जो इकाई है वो कितनी है? मतलब 10 की घात -13 है। कितने हैं मित्रों? 10 की घात -13, मतलब 10 से इतना गुना छोटा है, 13 गुना, मतलब हमको ये दिखाई नहीं देता। मतलब तो हमारा आंसर क्या होगा कि राइबोसोम के संदर्भ में असत्य कथन है, तो असत्य कथन होगा सबसे छोटा, मतलब इसे सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर? ये बात होगी आपकी राइबोसोम की। राइबोसोम क्या काम करता है? इस राइबोसोम की बात करो मित्रों अपन यहाँ पे और बात करें तो और राइबोसोम क्या क्या काम करता है? तो यह प्रोटीन की फैक्ट्री है। कैसा है मित्रों? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का क्या करता है? प्रोटीन की फैक्ट्री है, इसलिए ये क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या काम करता है? कोशिका के प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है?
कौन करता है? राइबोसोम करता है। उम्मीद करता हूं मित्रों बहुत अच्छी तरह से आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी और नई नई जानकारी आपको मिल रही होगी, जिसको आप ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी। अब ये क्या है सेंट्रोसोम? देखिएगा मित्रों, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इधर देखिएगा मित्रों। अब सेंट्रोसोम क्या है? तो इसी सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको तारक काय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तारक काय। ठीक है, चलो सेंट्रोसोम तारक काय। सेंट्रोसेल की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी मित्रों? इसकी खोज टी बावेरी ने की थी। किसने की थी? टी बावेरी ने। ये क्या काम करता है वो देखिएगा। सेंट्रोसोम यह काम क्या करता है मित्रों? यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कौन करता है? जहां पर सेंट्रोसोम अनुपस्थित होगा वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होगा। देखिएगा, हमारे मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं होता मित्रों। हमारे मस्तिष्क जो है उसमें सेंट्रोसोम नहीं है। मतलब बात करें कि यह मस्तिष्क में अनुपस्थित होता है। मस्तिष्क में अनुपस्थित होता है। देखिएगा, हमारे मस्तिष्क में अनुपस्थित होता है, इसलिए हमारे मस्तिष्क में कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है? तंत्रिका सेल्स। इस तंत्रिका कोशिका से हमारा मस्तिष्क बना हुआ है। तो क्या होता है मित्रों कि हमको पुलिस वाले रोक करके हमारी पिटाई करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई हम हेलमेट लगा के नहीं चलते। कि हेलमेट सर पे, सर को बचाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे सर में कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम। अगर तो सेंट्रोसोम नहीं है, अगर तो थोड़ी बहुत भी अगर जो कोई खरोच आई, अगर जो अंदर घाव हो गया, तो कोशिका क्षतिग्रस्त होने पर पुनः उसका रिपेयरिंग जल्दी नहीं होती है। जल्दी क्या होती नहीं, तो होती नहीं है, इसलिए हमारे मस्तिष्क में चोट लगती है तो व्यक्ति आसानी से सही नहीं होता, बहुत समय लग जाता है उसको सही होता तो होता है, वरना नहीं भी होता है। इसलिए हमको हमेशा बाइक पे जाते समय हमको हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, ना कि पुलिस वालों को हमको उनसे बचने के लिए हमको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए मित्रों। ठीक है, क्यों? क्योंकि तंत्रिका कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो ये इसमें पुनरुत्पन्न की मात्रा, पुनः क्षतिपूर्ति की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है मित्रों, देखिएगा बात करें क्यों? क्योंकि यहां पर क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। क्लियर मित्रों? चलो तो आंसर क्या हो गया हमारा? बावेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे अपन। बहुत सरल क्वेश्चन है मित्रों, ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है आपके सामने ना। ठीक है, देखिएगा बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि अभी अपन आगे देख के गए, अभी पढ़ के गए मित्रों हम यहाँ पे कि सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊर्जा उत्पादन में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया, केंद्रक झिल्ली के निर्माण में ये भी नहीं, प्लाज्मा निर्माण में नहीं। ये क्या काम करती है? कोशिका में क्या करती है? विभाजन करती है। परंतु कहां पर नहीं करती है? तंत्रिका कोशिका में कभी। हमारे पूरे शरीर में बात करें अपन सेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्स की बात कर रहे हैं। जब हमारी कोई सेल्स को में रिपेयरिंग होने की बात आती है तो हमारे शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज क्षतिपूर्ति, मतलब वह कौन सी कोशिका है जो अगर जो एक बार डैमेज हो जाए तो सबसे पहले वो उसमें क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो ये हमारे एक कोशिका जिसका नाम है यकृत। इसी यकृत को क्या कहेंगे? लीवर। और इसी को कहेंगे जिगर। क्या कहेंगे? जिगर। ये जिगर कोई और नहीं है ना, हृदय को जिगर नहीं कहते हैं, किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है ना। यकृत, लिवर, जिगर सेल है, इसमें सबसे तेज क्षतिपूर्ति होती है, पर सबसे कम क्षतिपूर्ति कहां पर होती है? तो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम अभी भी मैंने आपको बताया है कि हमारी कोशिका जिसका नाम है नर्वस सेल्स या तंत्रिका कोशिका, इसकी बात करें तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे मित्रों? इसको अंग्रेजी में बात करें तो नर्व सेल्स कहते हैं। नर्व कोशिका, नर्व सेल्स। ठीक है, और इसको ध्यान रखना आप, इसके अंदर कभी नहीं होता, इसलिए हमारे सर में चोट लगती है वो सही नहीं होता। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, आगे बढ़ेंगे अपन। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप, है ना।
लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज आल्टमैन का संबंध किससे है मित्रों? आपको मैंने बताया है माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया है? डेंडा ने दिया। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये जो स्वान है मित्रों, इस दो व्यक्ति है जिसका नाम है स्लाइडेन व स्वान। स्लाइडेन व स्वान नाम के दो व्यक्ति है। उन्होंने मित्रों एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? तो किसने दी थी मित्रों? स्लाइडेन व स्वान ने। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या बैठेगा बताओ मुझे। अब आंसर क्या बैठेगा? डी ड्यूवे बात करें तो इसने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम की। ठीक है मित्रों, कुछ लाइसोसोम के बारे में अपन फैक्ट देख लेते हैं। देखिएगा, बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे लाइसोसोम की। ये क्या है लाइसोसोम? ये लाइसोसोम की बात करें मित्रों, तो इस लाइसोसोम की खोज किसने की है? आप सबको पता है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूवे। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये क्या काम करता है? यह भोजन का क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं? इसको बात करें तो पाचक थैली कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पाचक थैली। भोजन पाचन का कार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? अपघटक एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं? अपघटक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इस कारण से वो क्या करता है? भोजन का क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। ठीक है। कभी कभी और क्या काम करता है? यह बात करें मित्रों तो यह मृत सेल यानी मरी हुई कोशिका, जो कोशिका मर जाती है उसको नष्ट कर देता है। मतलब मृत सेल्स को नष्ट करता है। देखिएगा मित्रों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं यहाँ पे आपको कि मृत सेल्स का नष्ट करता है। कभी कभी क्या होता है मित्रों, यह अपने खुद की कोशिका को ही नष्ट कर देता है। कभी कभी क्या कर देता है? ओवरफ्लो हो जाता है उसके, तो खुद के अब अपने जीभ है वो भी कभी कभी दांत अपने जीभ को काट लेते हैं। उसी तरह कभी कभी ऐसा हो जाता है मित्रों यहाँ पे। तो इस कारण से इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहेंगे। ये बात तो आप सबको पहले पता होगा। तो इसको आत्मघाती थैली भी कहेंगे, पाचक थैली भी कहेंगे। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को मित्रों। ठीक है, चलो। और अगर जो अपन यहाँ पे बात करें तो ये जो लाइसोसोम है मित्रों, वो हमारी मृत सेल को नष्ट करता है। एक हमारी कोशिका है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं कि हमारी पूरे शरीर में कोशिका जिसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका है। आरबीसी जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? तो इसके अंदर लाइसोसोम अनुपस्थित होता है मित्रों। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि लाइसोसोम अनुपस्थित कौन सी कोशिका में होता है? कहां पे होता है? आरबीसी। अब आप सबके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि सर अब आरबीसी अगर जो मर जाए तो उसको कौन नष्ट करेगा? तो आरबीसी मित्रों मरने के बाद में आरबीसी कहाँ जाती है? प्लीहा में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? प्लीहा में। इसलिए इस प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्लीहा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, नहीं तो वो खुद इसको खा जाता है, वो खुद इसको क्या कर लेता है? भक्षण कर लेता है। ठीक है मित्रों, यह रहा आपके सामने लाइसोसोम का वर्णन। ये लाइसोसोम आप सबने देख लिया होगा मित्रों। ठीक है, अब अभी एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, बाकी वाले आप सबको दे दिया। स्लाइडेन व स्वान नाम के दो व्यक्ति है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। हमारे धरती पर एक ऐसा जीव है जिसका नाम है विषाणु। विषाणु कभी भी सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। विषाणु ऐसा है जो कोशिका सिद्धांत का पालन कभी नहीं करता। वायरस, विषाणु को ही क्या कहा जाता है? इसको ही क्या कहते हैं मित्रों? वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस। अरे चलो, ठीक है मित्रों, चलो। ये इसका कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। समझ में आ चुका होगा मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट बात करें मित्रों यहाँ पे, तो देखिएगा कि लाइसोसोम को भी कहा जाता है। ये देखो, अभी भी देखा हमने
लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, बिल्कुल आत्मघाती थैली भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहेंगे। किसको कहेंगे मित्रों? राइबोसोम को। तो ये तो नहीं होगा हमारा, तो आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों होगा। ठीक है, ये दोनों लाइसोसोम की बात हमने यहाँ पे कर दी मित्रों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। चलो, किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है, कोशिका विभाजित होती है? देखिएगा मित्रों, किसने कहा कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण भी पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? देखो मित्रों, इसी भाषा को मैं विज्ञान की भाषा में लिख रहा हूं यहां पे कि ओमनिस सेलुला ई सेल्यूला। देखिएगा, यह एक कथन हमारे एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, इसने दिया था। अगर जो आपको ये पूछे कि नई कोशिका है, बात करें एक नई कोशिका का निर्माण हो रहा है, नई सेल्स का निर्माण हो रहा है, वो कहीं न कहीं कौन सी कोशिका से बन रही है? पुरानी सेल से। तो ऐसी बात अभी कभी आए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ विर्चो। और यही इसी बात को उन्होंने इसी रूप में कहा था, पर इसको हमने क्या किसमें ट्रांसलेट किया है? ये हिंदी रूप में, कभी हिंदी में आएगा कभी इसमें आएगा। ठीक है मित्रों, चलो तो इसका आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, पर ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये कथन भी आएगा तो भी आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसे कहा जाए? किसने कहा है? तो किसने कहा है? रुडोल्फ विर्चो ने कहा। किसने कहा है? रुडोल्फ विर्चो ने। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है मित्रों, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको समझ में आ चुका होगा मित्रों। देखिएगा, अब यहां बात कर रहे हैं अपन कि निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है? लवक को ही मित्रों इंग्लिश में प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लास्टिड। ठीक है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है ना। बात करें अपन यहाँ पे कि जब प्लांट सेल्स का बात करें अपन, पादप कोशिका का, यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है ना मित्रों। मैं चीजें आपको इस कारण से बता रहा हूं कि एक प्रश्न के अंदर से एक जो अब यहाँ पे आया लवक, तो उसके संभावित क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस कारण से आप साथ साथ में आंसर देते रहना, और विज्ञान को ये जो नए फैक्ट बता रहा हूं उनको भी आप देखते रहना। ठीक है, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? लवक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लवक। ठीक है मित्रों, देखिएगा अब यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा हमको, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने को पूछा है मित्रों। यहाँ पे देखिएगा, लवक की बात कर रहे हैं। ये लवक मित्रों वैसे 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 प्रकार के। देखिएगा, एक तो बात करें तो हरित लवक होते हैं। कैसे होते हैं? हरित लवक। एक होते हैं अवर्णी लवक। एक कैसे होते हैं? वर्णी लवक। ये यहां पर ऑप्शन में यही 3 बैठे हुए हैं मित्रों। ऑप्शन में ये जो 3 हिंदी वाले नाम है वही बैठे हुए, पर इसने दिया क्या है? इंग्लिश का दिए। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि हिंदी के विज्ञान विषय के अंदर हिंदी व मीडियम के विद्यार्थी को हिंदी का भी याद आना चाहिए ना, इंग्लिश का भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब इनमें बात करें तो इसी हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे मित्रों? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक को कहेंगे मित्रों ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहेंगे इसको? ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहेंगे इसको? ल्यूकोप्लास्ट। देखिएगा, इसके बाद बात करें तो वर्णी लवक है, उसको क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्रोमोप्लास्ट। तो सर ये क्या क्या काम करते हैं? देखिएगा मित्रों, यह क्या क्या काम करते हैं, तो इनकी बात करें तो ये जो हरित लवक है, ये सब होते कहां पे? मैंने अभी भी बताया आपको कि कौन सी कोशिका में होते हैं। मनुष्य में कोई लवक या प्लास्टिड नाम की चीज नहीं होती, ये पादप कोशिका के अंदर होती है। और अपन यहाँ कोशिका का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पादप के बारे में भी पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? प्राणी सेल्स और जंतु
जंतु सेल्स और पादप सेल दोनों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अपने अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो जंतु कोशिका के हो गए, अब पादप कोशिका के शुरू हुए। देखिएगा, बात करें हरित लवक होता है वो कहाँ होता है, तो यह एक तो होता है पत्तियों में और एक किस में होता है, तना में होता है। ठीक है मित्रों, ये कहाँ पे होता है, तो ये तो होता है, बात करें अपन यहाँ पे, एक तो जड़ में होता है और एक पेड़ पौधों के कहाँ पर होता है, फल में होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, बात करें तो ये काम क्या करता है, तो यह जो क्लोरोप्लास्ट है वो पेड़ पौधों में क्या काम करता है, भोजन का निर्माण का काम करता है, और यह क्या काम करता है, यह भोजन का संग्रहण का काम करता है। क्या काम करता है मित्रों, भोजन के संग्रहण का काम करता है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं कि पत्ती और तने में कौन सा लवक पाया जाता है, तो हरित लवक। कौन सा लवक भोजन का निर्माण करता है, तो कौन सा करता है, हरित लवक। और हरित लवक को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये भोजन का क्या करता है, संग्रह करता है। ये क्या काम करता है, तो यह रंग प्रदान करने का कार्य करता है, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है देखिएगा, तो बात करें यहाँ पे, तो ये कैसे, ये एक तो टमाटर है, टमाटर का लाल रंग, इसके बाद में मिर्ची का हरा रंग कैसे होता है, तो कौन से वर्णन के कारण होता है, लाइकोपिन वर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन। इसके बाद बात करें तो गाजर का लाल रंग कैसे होता है, तो यह गाजर का लाल रंग है वो किसके कारण होता है। इसके बाद बात करें अपन तो चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये बात करें अपन गाजर का कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन। इसके बाद में ये किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। चुकंदर का रंग किसके कारण होता है, लाल रंग, विटामिन के कारण। देखिएगा ये सब इनके बारे में ये प्रश्न पूछेगा हमको, ये आरएस तक प्रश्न पूछ चुका है कि टमाटर का लाल रंग और मिर्ची का हरा रंग किसके कारण होता है। इसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे, तो फलों का रंग पीला रंग कैसे होता है, फलों का पीला रंग किस कारण से होता है, तो यह एक वर्ण होता है जिसका नाम है ज़ैंथोफिल। किसके कारण होता है मित्रों, ज़ैंथोफिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कारण से कह रहा हूं क्लास के अंदर जुड़े रहिएगा, आपके इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है मित्रों, है ना। तो ये अपनों ने क्या देखा, यहाँ पे अपनों ने एक लवक देख लिया और लवक को यहाँ पर देख लिया। तो देखिएगा मित्रों, अब हमको कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भोजन बनाने का काम ये करता है, कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इसको पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पादप सेल्स का रसोई घर किसको कहा जाता है, पादप सेल्स का रसोई घर किसको कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब आंसर दीजिएगा आप, निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है जिसका रंग नहीं है, तो यहां पर देखिएगा मित्रों कि अवर्णी लवक, मतलब जिसका कोई वर्ण नहीं है, तो क्या होगा आंसर, आपका आंसर क्या होगा, ये तो क्रोमोप्लास्ट, मतलब तो ये तो क्या है, वर्णी है, मतलब क्या कर रहा है, रंग प्रदान करना। खुद इसका कोई मतलब नहीं है, ये है ही नहीं, ये तो खुद कैसा है, वर्णी है, और ये कैसा है, अवर्णीय, मतलब जिसका कोई रंग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्लास मैराथन है, इसलिए मैं भी एक समय सीमा के अंदर बंधा हुआ हूं, एक फिक्स वर्डों के अंदर बंधा हुआ हूं मित्रों, है ना। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाह रहा हूं पर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक वस्तु आप तक पहुंचाया, चीजें जो फैक्ट आप तक पहुंचाया जाए, है ना। ठीक है, ये बात आपने देख लिया। तो बात करें, कभी प्रश्न पूछे कि फलों के अंदर किस प्रकार का लवक होता है, तो फलों के अंदर कैसा होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। कैसा होता है, जिससे फल संग्रह, पेड़ अपने खुद के लिए संग्रह करते हैं, परंतु उन फलों को क्या करते हैं, हम खुद खा जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखिएगा ये रात के बाद में कि क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लाइकोपिन नहीं, बायोप्लास्ट, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अभी भी मैंने पढ़ाया आपको, ये चीजें सब याद होनी चाहिए आपको। इसके बाद लाइकोपिन तो किसमें होता है, ये तो टमाटर में होता है, और किसमें होता है, मिर्च में होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जो किसका निर्माण करता है, क्लोरोफिल नाम का क्या होता है, वर्णक होता है। इस कारण से अगर जो बात करें तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है मित्रों, ये क्लोरोप्लास्ट के
कौन से वर्णक है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करें मित्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो इसको देखना पड़ता है मित्रों, है ना, क्योंकि ये जब मैं बोलता रहता हूँ ये बंद हो जाता है, फिर वापस बोलना पड़ेगा पूरा। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? रसोई घर किसका? अभी भी मैंने बताया, कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? हरित लवक को, क्योंकि वही तो पत्तियों से भोजन बनवाने का काम करता है सूर्य भगवान की किरणों से, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। देखिएगा मित्रों, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन ने, लाइकोपिन ने, कैप्सन ने, किसके कारण होता है? पत्तियों का जो रंग होता है वो किसके कारण? हरा पीला जो भी बोले वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन आगे, विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के आगे बढ़ाते हुए। पर्णहरित बात करें अपन यहाँ पे कि पर्णहरित धातु उपस्थित हैं। देखियो, पत्तियों में कौन सा धातु उपस्थित होता है? फेरस, एफी ने, कॉपर, सीयू ने, पोटेशियम के, ये भी नहीं, क्या होगा? मैग्नीशियम। कौन सा होगा? मैग्नीशियम। तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों अपना? मैग्नीशियम। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में कौन सा धातु उपस्थित होता है? प्रश्न पूछा है मित्रों, कौन सा होता है? मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन आगे। अब ये देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। देखिएगा, ये क्या क्या है? इस सेल्स की प्रकार की बात करें अपन यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और बात करें यूकैरियोटिक। देखिएगा, ये सेल्स एक क्या है? पहली बात ध्यान से समझ, एक दोनों कोशिका है मित्रों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों अपने आप में एक कोशिका है, परंतु वह कोशिका जिसके अंदर सभी कोशिका उपस्थित होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जिका सभी उपस्थित होते हैं, और जो पूर्ण विकसित कोशिका उपस्थित होते हैं उसको कहेंगे अपन यूकैरियोटिक। मतलब बात करो कि सभी कोशिकांग कैसे होते हैं? विकसित होते हैं। मतलब सब मजबूत कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। जिस जीव को यूं किया तुरंत मरेगा नहीं, है ना मित्रों। तो बात करें अपन यहाँ पे, तो यहां पर बात करें तो यहां पर अविकसित कोशिकांग होंगे। कैसे होंगे? अविकसित कोशिकांग होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करें तो इसमें 70S राइबोसोम होता है। कैसा राइबोसोम होता है? अंतर क्या है इन दोनों में? इसमें 70S राइबोसोम होता है और 80S में कितने कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है? मैंने आप लोग 2 प्रकार का बताया था, तो यहां पर कौन सा प्रकार का होता है? 80S का राइबोसोम होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे की बात करूं मित्रों मैं यहाँ पे, तो प्रोकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं? तो बात करें अपन यहाँ पे, जीवाणु हैं, यानी कि बैक्टीरिया है। इसके बाद बात करें अपन यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा, इसी जीवाणु को ही अपन क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहेंगे। यह सब हैं ऐसे जीव होते हैं जिसके अंदर कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो देखिएगा, यहाँ आंसर दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे बताया है कि इसमें केवल राइबोसोम उपस्थित होता है, यहाँ बाकी यहाँ पर सभी विकसित होते हैं। यहाँ अविकसित मतलब सेल ऑर्गेन्स अनुपस्थित होते हैं, बाकी सेल ऑर्गेन अनुपस्थित होते हैं। मतलब राइबोसोम, लाइसोसोम नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और संगठित नाभिक भी नहीं होता है। नाभिक संगठित नहीं होता है। और मैंने अभी भी आपको बताया है यहीं पर कि केवल एक चीज उपस्थित होती है, राइबोसोम होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है? 80S राइबोसोम। तो बात करें प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, परंतु कैसा होता है? 70S। ये देखिएगा मित्रों आपके सामने है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करें अपन यहाँ पे। देखिएगा, यहाँ बात करें
सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसको छोड़कर? अभी भी मैंने बताया यहाँ पे कि जीवाणु में पाई जाती है। नील हरित ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी का अर्थ होता है शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी की शैवाल। इसके बाद में बात करें माइकोप्लाज्मा, इस माइकोप्लाज्मा होता ही बेचारा इतना छोटा है कि इसकी कोशिका भित्ति किसको दिखेगी? खुद तो नहीं दिखता, तो कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थिति, खुद ही इतना छोटा है, दिखता ही नहीं है, तो इसमें इसको छोड़कर बाकी सब में क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो, अब माइकोप्लाज्मा को खुद को तो अपन माइक्रोस्कोप देख करके लगाता दिखता नहीं है बेचारा, तो फिर उसने कपड़े पहने वो कहाँ दिखेगा? हमको नहीं दिखेगा मित्रों, है ना। तो इसलिए ज्यादा अपने माता बच्चे नहीं कर रहे हैं उसके बच्चे। आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है। ठीक है, देखिएगा, आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है, जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका नहीं। इसमें तो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो पैक होता है। कैसा होता है? पैक। कैसा होता है मित्रों? दोनों में पैक होता है। तो जीवाणु के अंदर कैसा होता है? जीवाणु कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है? खुला पड़ा होता है, जिसमें कोई अलग अलग संरचनाएं नहीं होती। जीव पैक होता है, पैर दबाया फट जाएगा पूरा। ठीक है, ओके मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास में बहुत क्वेश्चन है, समय का भी बहुत अभाव है मित्रों, तो देखिएगा। हाँ, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, जीवाणु है मित्रों। अभी भी लिखवाया मैंने आगे, कौन कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरियम। ये किसके उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। किसके हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। परंतु ये जो अमीबा, पैरामीशियम, वो जो है वो कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। कैसे हैं? यूकैरियोटिक, जिसके अंदर आपको अभी वापस देखना है, यूकैरियोटिक के ऊपर दिमाग मत लगाइए। यूकैरियोटिक सर क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर सभी कोशिकाएं विकसित होते हैं, एटीएस राइबोसोम होता है, इन सब के अंदर कैसा होता है? 70S होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ, देखिएगा, बात करें अपन यहाँ पे कि यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है प्रोटिस्ट में, पादप में, जंतुओं में, इनमें से सभी। आंसर क्या होगा? सभी में होगा। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक तो पादप, जंतु सब में पाया जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। आप सबको पता है मित्रों कि मानव में अपन गुणसूत्र की बात करें, अब कभी कभी गुणसूत्र का दूसरा नाम आप सबको ध्यान होना चाहिए कि इसी गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रोमोसोम। ठीक है, देखिएगा, इस क्रोमोसोम की संख्या हमारे मानव में कितनी होती है? 46 होती है। बात कर रहे हैं अपन संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। और इस क्रोमोसोम की बात करें तो जोड़ी पूछे तो ये कितने जोड़ी होते हैं? तो कितने जोड़ी होते हैं मित्रों? 23 होते हैं। ठीक है, इस क्रोमोसोम की खोज की बात करें तो इस क्रोमोसोम की खोज करने वाला व्यक्ति जिसका नाम है वाल्डेयर। क्या नाम है मित्रों इसका? इसकी खोज किसने की है? आपको प्रश्न पूछे तो इसकी खोज, गुणसूत्र कभी नहीं देगा तो गुणसूत्र की जगह पे क्या देगा? वो क्रोमोसोम देगा मित्रों, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात करें अपन यहाँ पे मित्रों, ये कहाँ होते हैं? तो देखिएगा, ये सब कहाँ होते हैं? ये गुणसूत्र कहाँ होते हैं? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक सेल्स होती है, एक कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स होता है। क्या होता है? जीन्स। देखिएगा, अब ये क्या है? ये जीन्स क्या है? देखिएगा, ये जीन्स की बात कर रहा हूं मैं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है जोहानसन। क्या नाम है मित्रों? जोहानसन। देखिएगा, ये जो जीन्स है वो क्या काम करता है? यह अपने जो लक्षण है, माता पिता के लक्षण संतान में ले जाता है। मतलब बात करें अपन यहाँ पे कि माता पिता के जो संतान है, अपने जो लक्षण है, अपने माता पिता के लक्षण है, वो हमारे तक किसके माध्यम से आए?
तो किसके माध्यम से आए हैं मित्रों? इस क्रोमोसोम के माध्यम से नहीं आए हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, जीन से, उनके माध्यम से आए। और आप सबको पता है कि बात करें अपन यहाँ पे कि क्रोमोसोम या इस क्रोमोसोम को ही हिंदी मीडियम वाले जो है वो गुणसूत्र माने अभी इनको। ये बात करें तो महिला पुरुष की बात करें, पुरुष और महिला की बात करें तो आप सबको पता ही है कि कैसे होते हैं। तो बात करें तो ये 44 प्लस एक्स होते हैं। बात करें अपने आप एक्स वाई होते हैं, और इसके बाद महिला में कैसे होते हैं 44 प्लस एक्स होते हैं। ठीक है, अब लिंग गुणसूत्र कौन सा है मित्र, यूं पूछे बात करें तो ये एक है, केवल वाई ऐसा है जो कैसा है, वाई लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है जो लिंग क्रोमोसोम है, जो लिंग का निर्माण करता है कि बेटी उत्पन्न होगा कि बेटा उत्पन्न होगा। ठीक है, ये रहा आपका क्रोमोसोम का। तो मुझे बताइए अब आंसर, बहुत सिंपल सा, आप भी बहुत सब चीजें बताइए कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने। 46 संख्या में होते हैं, जोड़ी में पूछे तो 23 होते हैं। खोज जीन्स किस में होता है, एक कोशिका से अपने लेकर के आए, किसको लेके आए, जीन्स जोहानसन ने खोज की। माता व पिता के लक्षण अपनी अगली पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, तो क्रोमोसोम नहीं करता, कौन करता है, जीन्स करता है मित्रों। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 46 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्रों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। देखिएगा मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़े, मतलब क्या पूछा इसने, क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर कितने होते, जोड़े कितने होते, पेयर है ना, क्रोमोसोम जोड़े। तो मैंने आपको बताया है कि बात करें तो इंटू 2 बराबर कितने हो गए 46। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा मित्रों। आप सब देख रहे होंगे विज्ञान को, पहले आपने अपने अपने स्तरों पे पढ़ा होगा मित्रों आपने, परंतु एक बार आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, देखिएगा मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा मित्रों। यहाँ पे इधर देखिएगा, डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद में यहां पर ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे दिखा, पहला ही राइट है अपना डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। देखिएगा अब बात करते हैं अपन यहाँ पे डीएनए की। ये डीएनए क्या है, देखो डीएनए क्या है, तो ये इसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोस